जहाँ एक तरफ किसी राष्ट्र को ईंधन की आवश्यकता होती है उसकी अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, अपनी जीडीपी को और बेहतर बनाने के लिए, उन ईंधनों के साथ साथ कहीं न कहीं उन ईंधनों की पूर्ति करने के लिए या विकास के क्रम में वह देश कभी इन बातों को भूल जाता है कि उन ईंधनों की पूर्ति के लिए पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुँचाता रहा है। जैसा कि मैं आपसे बार-बार बोलता रहा हूँ कि न कि भारत ने बल्कि पूरे विश्व की बात करें तो लगभग 60% के आसपास जो विद्युत है उसका निर्माण कार्य कोयले से होता है। और ये विद्युत का निर्माण कार्य जहाँ कोयले से होता है वहाँ CO2 SO2 नॉक्सेस जैसे बहुत सारी विषाक्त गैसें निकलती हैं, हर ग्लोबल वार्मिंग होती है, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जनित होती हैं। इन्हीं में कहीं ना कहीं अगर हम विकास के क्रम को देखते हुए वैकल्पिक ऊर्जा की शोध की तरफ जाएं तो उनमें हरित हाइड्रोजन भी एक अच्छा विकल्प है। हरित हाइड्रोजन क्या है और हरित हाइड्रोजन के साथ बहुत सारे ऐसे शब्द और हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे ब्लू हाइड्रोजन क्या है, ग्रे हाइड्रोजन क्या है, येलो हाइड्रोजन क्या है, पिंक हाइड्रोजन क्या है। इन सबको लेकर मैं यहाँ पर आपके साथ जुड़ने वाला हूँ और मैं डॉक्टर रवि गिरी आप सबका अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आई हैव डन माई PhD फ्रॉम IIT दिल्ली। मेरी एक संस्था है जो गोरखपुर में चलती है फेस टू फेस क्लासेस के लिए, मैं वहाँ का डायरेक्टर हूँ। पूर्वांचल IAS। मैं आपको विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण पढ़ाता हूँ। पिछले 18 वर्षों से मैं आपको पठन पाठन का कार्य कर रहा हूँ। 1000 से अधिक विद्यार्थी ऐसे हैं जो UPSC और अन्य सिविल सेवा परीक्षा में चयनित हो चुके हैं। मेरी 2 किताबें हैं जो विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण पर आती हैं। ये हाईली सेलिंग बुक में है, मैग्रा हिल पब्लिकेशन से पब्लिश होती हैं। इन किताबों को ज़रूर पढ़ेंगे आप अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और सीरियसली आप देना चाहते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मेरा PDF है जो हमेशा अपलोड होता रहता है। तो और PDF के साथ साथ मैं अपने वीडियो लिंक भी यहाँ शेयर करता रहता हूँ। ये इस टेलीग्राम से जाकर आप ये पूरा का पूरा PDF ले सकते हैं। बिल्कुल लिखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो करंट अफेयर्स की वीडियोस होते हैं मुश्किल से 20 मिनट के आसपास के वीडियोस होते हैं, 15 से 20 मिनट, 25 मिनट। इसमें जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा होता है उनकी सारी समरी को लेकर मैं आता हूँ आपके साथ, यहाँ पर उनके डिस्कशन करता हूँ। ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है जहाँ मेरे वीडियोस लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं जो 21 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं। विज्ञान तकनीकी की 25वीं कक्षा चल रही है। unacademy.com/@रवि 2010 यहाँ पर आप मेरे वीडियो सुन सकते हैं। ये मेरा पासकोड है रवि UPSC जो आप ज्वाइन करते समय इसे यूज़ कीजिएगा। इसके अतिरिक्त अनअकैडमी के जो प्राइसेस हैं वो हाइक हो रहे हैं। 23 दिसंबर के बाद से जो प्राइस हाइक होनी है उसमें कुछ दिन का एक्सटेंशन आपको दे दिया गया है कुछ पॉपुलर डिमांड की वजह से। यहाँ पर 3000 और 2000 रुपये प्राइस हाइक हो रही है। यहाँ पर अगर 1 ईयर से ज़्यादा का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस कॉम्बो और प्लस GS में आपको प्राइस हाइक मिलती है। और यहाँ पर एक बेनिफिट और मिलता है, अगर इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कोर्सेज लेते हैं तो 3 महीने का आपको एक्सटेंशन भी दिया जाता है। दूसरी चीज़ UPSC CSE कॉम्बैट टेस्ट सीरीज़ आपको लॉन्च किया गया जहाँ पर बहुत सारी स्कॉलरशिप दी जाती है। टेस्ट सीरीज़ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में है। इसमें कुल 56 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मिनट्स वगैरह के हिसाब से आपको करने होते हैं। 26 दिसंबर 2 जनवरी को ठीक 11 बजे आप ज्वाइन करना ना भूलें। और यहाँ पर जो UPSC के सिलेबस हैं, टॉप एजुकेटर्स हैं, उनके वीडियो डिस्कशंस वगैरह उस हिसाब से, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है ऑल इंडिया रैंकिंग भी बनाई जाती है। रवि UPSC कोड पर आप इनको ज्वाइन कर लीजिए और जो भी मॉनिटरी बेनिफिट है वो ले लीजिए। डिफरेंट तरह के स्कॉलरशिप्स हैं, डिफरेंट तरह के प्रोविजंस हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं हरित हाइड्रोजन जिसको लेकर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। एक बात मैं आपको पहले बता दूं, हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जिसकी कैलोरीफिक मात्रा सर्वाधिक होती है। आप ऐसे काफ़ी व्यक्ति हैं, काफ़ी विद्यार्थी हैं जो मेरी क्लास को लगातार सुन रहे हैं, जो क्लासेस अनअकैडमी के लाइव सेशन में चल रही हैं। मैंने वह बताया है कैलोरीफिक वैल्यू जनरली ईंधन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और कैलोरीफिक वैल्यू हम कहते किसे हैं, जब कोई ईंधन जब किसी एक निश्चित मात्रा में जलता है तो उसके उपरांत उससे निकलने वाली जो ऊर्जा होती है या उससे निकलने वाली जो ऊष्मा होती है, उस ऊर्जा या ऊष्मा को एक्चुअल में हम कैलोरीफिक मात्रा कहते हैं। यही कैलोरीफिक मात्रा आपको बताऊं तो हाइड्रोजन जैसे ईंधनों की, अगर हम अन्य उदाहरणों को देखें, जैसे कोयले को देखें, पेट्रोलियम्स को देखें या CNG को देखें, उन सब में हाइड्रोजन की कैलोरीफिक मात्रा सर्वाधिक होती है। यानी प्रति ग्राम में हाइड्रोजन सर्वाधिक ऊर्जा जनित करता है। और हाइड्रोजन के साथ एक तो बेनिफिट ये हुआ, इसकी कैलोरीफिक मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। वहीं दूसरी तरफ हाइड्रोजन जो होता है वो पर्यावरण क्या है, पर्यावरण फ्रेंडली यानी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। इससे पर्यावरण में काफ़ी हद तक नुकसान भी नहीं होता और पर्यावरण को हम नुकसान होने से बचाते हैं। तो एक तरफ आपने देखा कि आपकी ऊर्जा की पूर्ति हो रही है, दूसरी तरफ आपने देखा कि पर्यावरण की सुरक्षा हो रही है, संरक्षण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके लिए फायदेमंद होती है दोस्त। अब हम बात करते हैं हरित हाइड्रोजन है क्या।
जिसको लेकर हम पूरे के पूरे इस पूरे वीडियोस इस लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको अगर हाइड्रोजन चाहिए तो आप हाइड्रोजन को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हाइड्रोजन को कई स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए, जो बायोमास होते हैं ना, जो पत्तियां वत्तियां होती हैं, इन सब चीज़ों में आप जो फ्यूल होते हैं ना, जो फॉसिल फ्यूल पाए जाते हैं, जीवाश्म ईंधन होते हैं ये, ठीक है, जीवाश्म ईंधन होते हैं ये। इसके अलावा बहुत सारे गैसेस होती हैं जैसे मीथेन उथेन होते हैं ये, इन सब से इसके अलावा अगर आप देखें तो वाटर मॉलिक्यूल होता है, जल होता है ना, इन सब से विभिन्न प्रक्रियाएं करके आप हाइड्रोजन की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, आप इन सब प्रक्रियाओं से हाइड्रोजन की प्राप्ति कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों से जो हाइड्रोजन की प्राप्ति करते हैं, इनमें जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में चीज़ प्रयोग में लाई जाती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन की प्राप्ति करते हैं, उन्हीं वजहों से, उन्हीं कारणों से ये हाइड्रोजन जो होते हैं वो सस्टेनेबल वजह होती हैं, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन बनता है वो एक हरित हाइड्रोजन कहलाता है। सस्टेनेबल वजहों का मतलब होता है, सस्टेनेबल कारण का मतलब होता है कि यहाँ पर जिन पद्धतियों का निर्माण की यूज किया जाता है, जिन तरीकों से हाइड्रोजन बनाने का प्रयास वाटर से होता है या बायोमास से अन्य चीजों से होता है, वह पूरी तरह से पर्यावरण संरक्षित होता है। इनसे किसी भी तरह का पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप जल ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, और वाटर में एक प्रक्रिया कराइए जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा जल जो होता है वो हाइड्रोजन वगैरह में टूट जाता है ना, और यही हाइड्रोजन ईंधन को हम प्रयोग में लाते हैं। अब बात यह होती है ग्रीन हाइड्रोजन में, ये जो हाइड्रोजन जो जल से निर्मित किया जा रहा है इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा, उस प्रक्रिया में यहां पर नॉर्मली नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। यानी नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी से ऊर्जा का निर्माण कर उस ऊर्जा या हीट को हाइड्रोजन को तोड़कर और हाइड्रोजन मतलब वाटर को तोड़कर हाइड्रोजन गैस बनाने का प्रयास किया जाता है। तो यहां जो स्रोत ऑफ ऊर्जा है जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल को तोड़कर हाइड्रोजन ईंधन का निर्माण किया जाता है, यह नवीकरणीय प्रक्रिया है। नवीकरणीय प्रक्रिया मतलब पूरी तरह से सस्टेनेबल है, एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, तो मैंने आपको काफी हद तक एक छोटा सा ब्रीफ दे दिया। हरित हाइड्रोजन वह है जहां पर इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा जब हम जल को हाइड्रोजन बनाते हैं तो वहां पर नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं, और यह नवीकरणीय ऊर्जा किसी तरह से पर्यावरण को कोई लोचा या नुकसान नहीं पहुंचाती है। यही प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन ये वाला हरित हाइड्रोजन कहलाता है मित्र, हरित हाइड्रोजन कहलाता है। अब देखिएगा यहां पर होता क्या है, इस हरित हाइड्रोजन में बात करें तो यहां पर उत्पाद के रूप में, वेस्ट के रूप में CO2 जनरली नहीं आता है। इसलिए आपको बोले अगर आप इस हाइड्रोजन को यूज कीजिए, अगर आप इस हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में यूज कीजिए या इस नवीकरणीय ऊर्जा से वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बनाइए, तो यहाँ किसी भी तरह का कोई भी CO2 या पोल्यूशन नहीं होता है। तो काफी हद तक ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित भी है। यानी अगर हम बोले तो इसमें कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं है। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है उसकी बढ़ी हुई मात्रा का मेजरमेंट करना, जिसकी वजह से पर्यावरण पर डिफरेंट तरह के प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, उसका अध्ययन ही कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। कार्बन फुटप्रिंट यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में 2015 में प्रश्न पूछा जा चुका है। मेरी हमेशा आदत है दोस्त, जब भी मैं किसी टॉपिक को पढ़ाता हूं तो उसके साथ आपके प्रश्न पत्र जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं उनके साथ जोड़कर समझा देता हूं। तो आपको टॉपिक को समझने में भी मजा आता है और साथ साथ आपको ये जोड़ने में भी मजा आता है किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी ने पीछे पूछे हुए हैं, और इन्हीं पर अलग आने वाले क्वेश्चन कैसे समसामयिकी के साथ जुड़ते हैं उसकी चर्चा यहां मैं करता रहता हूं। तो हाइड्रोजन आज की बात करें तो हाइड्रोजन जो होता है बहुत सारी प्रक्रियाओं से हम निकाल सकते हैं। किसी जीवाश्म ईंधन से प्राप्त कर सकते हैं, देखिए जहां मैंने क्या बोला था, फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन से प्राप्त कर सकते हैं, किसी बायोमास से प्राप्त कर सकते हैं, ये देखिए बायोमास के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और वातावरण में बिल्कुल नो कार्बन का उत्सर्जन होता है। नो कार्बन का मतलब बिल्कुल भी यहां पर कार्बन नहीं निकलता है, यानी पूरी तरह से क्या है मित्र, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। अब मैंने आपको हाइड्रोजन समझाया कि हरित हाइड्रोजन क्या है। हरित हाइड्रोजन ऐसा हाइड्रोजन होता है जहां पर नवीकरणीय प्रक्रियाओं के माध्यम से, चाहे जीवाश्म ईंधन हो या बायोमास हो या वाटर मॉलिक्यूल हो, इनसे हम हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। ओके, और दूसरी चीज हाइड्रोजन के निर्माण से फायदा क्या है, यहां पर कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो सर्वाधिक है। यानी थोड़े से अमाउंट में भी हाइड्रोजन अगर लिया जाए तो ऊर्जा मैक्सिमम होती है। देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत, अगर आपने स्पेस अंतरिक्ष पढ़ा हो, आपने अगर प्रक्षेपास्त्र तकनीकी पढ़ा हो तो आपने सुना होगा मित्र क्रायोजेनिक इंजन की महानता। क्रायोजेनिक इंजन वही इंजन है जिसके लिए किसी जमाने में भारत रूस के ऊपर डिपेंडेंट होता था, और 2014 वो टाइम है जहां 5 जनवरी 2014 को भारत ने अपना क्रायोजेनिक इंजन बनाया, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर महेंद्रगिरी तमिलनाडु में, और जाकर आज भारत सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है क्रायोजेनिक में। ठीक है, इस तरह के क्रायोजेनिक इंजन में भी मित्र एक्चुअल में हाइड्रोजन ईंधन का ही यूज होता है। और हाइड्रोजन ईंधन तो आप क्या समझते हैं, ऐसा ईंधन है जो चंद्रयान 2 को सफल बनाया है, ऐसा ईंधन है जो गगनयान को सफल बनाएगा, ऐसा ईंधन है जो भविष्य में आएगा।
और आगे बढ़ते हैं। अब हाइड्रोजन से आपको फायदा क्या होने वाला है? हाइड्रोजन से आपको अनंत बेनिफिट होने वाले हैं। यहां देखिए, भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भारत को दबाव डाला जाता है, पूरी दुनिया पर दबाव है दोस्त कि आप ऊर्जा बनाइए, कुछ भी कीजिए, विकास कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन पर्यावरण का संरक्षण कीजिए, हरित गृह गैस का उत्सर्जन मत होने दीजिए, क्योंकि जो हरित गैस उत्सर्जन हो रहा है वो पूरी दुनिया के लिए नुकसानदायक है। तो भारत ने अपना एक टारगेट बनाया, एनडीसी का टारगेट। एनडीसी, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, पहले उसी को इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड आईएनडीसी बोलते थे, अब उसको एनडीसी कर दिया गया। भारत ने अपना टारगेट बनाया कि भाई 2030 तक जो 2005 में जो ग्रीन हाउस गैस का स्तर था उसका 30 से 35% आने वाले 2030 तक हम कम कर देंगे। अब ये बताइए, आप एक तरफ ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की बात कर रहे हैं, आईएनडीसी में योगदान देने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप अपने वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ नहीं जाएंगे, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन जैसे, तो उन चीजों को कैसे पूरा कर पाएंगे? सिर्फ पेपर में, कागज में नहीं दोस्त, इसके लिए आपको कुछ विकल्प पर जाना होगा, और उन विकल्पों के लिए हाइड्रोजन जो है एक बढ़िया विकल्प है, एक कमाल का विकल्प है। अब हम आपको लिए चलते हैं, जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ऐसा कहा जा रहा है उसका उपयोग रेलवे में करेंगे, उसका उपयोग बड़े बड़े पानी के जहाजों में करेंगे, उसका उपयोग बसों में करेंगे, और आगे आने साल समय में उसका उपयोग ट्रकों आदि में भी किया जाएगा। और ये देखिए, पूरी तरह से काफी हद तक इस तरह की चीजें अगर आ जाएंगी तो भविष्य में जो भारत अपना टारगेट बनाने का लक्ष्य पूरा करना चाह रहा है वो पूरा कर सकेगा। और वैसे भी पर्यावरण पूरी दुनिया का एक है, सबको मिलकर प्रयास करना होगा। पूरी दुनिया मिलकर करे और इंडिया ना करे तो भी सब सारी दुनिया का एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। अब यहां पर देखिएगा, कुछ लोगों का कहना है कि क्यों ना हम लोग जो हरित हाइड्रोजन है उसको अपने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मिलाकर 10% तक इसको मिला दिया जाए। ठीक है, 10% तक मिला दिया जाए ग्रीन हाइड्रोजन के मिश्रण को। इससे जो होगा, जो फ्यूल की एफिशिएंसी होगी बढ़ जाएगी। अभी देखिए 2018 में दिल्ली में क्या होता है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दिल्ली सरकार के बीच कगार होता है, और ये लोग मिलकर 50 सीएनजी बसेस में हाइड्रोजन को मिलाते हैं, और उसको 20% हाइड्रोजन और 80% मीथेन वाला सीएनजी का मीथेन मिलाकर उसको प्रयोग में लाते हैं, जिससे तकरीबन कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर पहले जो निकलता था उसका 70% तक कम हो जाता है। सोचो क्या कमाल की चीज हो रही है। इस तरह के फ्यूल को वैसे हम कहें तो कहीं पहले जमाने में हाइब्रिड टाइप का भी नाम लिया जाता था। तो हरित हाइड्रोजन का उपयोग देखिए, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में जो गैसेस डिस्ट्रीब्यूशन हो रही हैं, है ना, जो गाड़ियों में जा रही हैं या और जगहों पे जा रही हैं, है ना, तो उनमें हम इस तरह के 20% को 10% तक मिलाकर काफी हद तक उनको अच्छा बना लेंगे। दूसरी तरफ आपको बताऊं, जैसे बहुत सारे व्यवसायों में लोहा उत्पादन, इस्पात उत्पादन, विभिन्न रसायन और परिवहन में हम काफी हद तक जो हम जिन विकल्पों, जो आज हम जिन तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं, वहां पूरी तरह से उनको हम कार्बन मुक्त कर सकेंगे। उन इंडस्ट्रीज में जिस तरह से पोल्यूशन निकल रहा है, क्योंकि उन इंडस्ट्रीज में जिस चीजों को, स्रोतों का उपयोग किया जा रहा है ऊर्जा को लेकर, उन लोहा इस्पात रसायन में, वहां पर अगर हम हाइड्रोजन टाइप के ईंधनों का, ग्रीन हाइड्रोजन टाइप के ईंधनों का प्रयोग करेंगे तो पर्यावरण को काफी हद तक स्वच्छ रह सकेंगे। अब यहीं पर हम आपको बता रहे हैं कि समय के साथ साथ, इवन आपको बताऊं, जो अक्षय ऊर्जा है, यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी है, अगर रिन्यूएबल एनर्जी को कहीं संग्रहित करके स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम कहीं ग्रिड में ले जाकर संग्रहित नहीं कर पा रहे हैं, तो कहा जा रहा है क्यों ना हम अक्षय ऊर्जा को, उस अक्षय ऊर्जा से जो ऊर्जा बनी है उसको फटाफट किसी बायोमास को लेकर, है ना, किसी गैस को लेकर, जैसे मान लो मीथेन है, उससे लगातार कुछ रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन बनाकर और हाइड्रोजन को स्थिर करके रख लिया जाए। यानी कहने का मतलब है, नवीकरणीय ऊर्जा को अगर हम संग्रहित नहीं कर पाते हैं तो नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग कर हम किसी बायोमास से, हम किसी गैसियस नेचर के ईंधन से हाइड्रोजन जैसे ईंधन का उपयोग कर इस हाइड्रोजन को हम प्रयोग में ला सकते हैं। सोचिए क्या क्या ऑप्शंस वैज्ञानिकों ने मारा है, मतलब करके दिखाया है। अब हम आपको लिए चलते हैं, अगर हम देखें तो विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन चर्चा का विषय रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन हम आपको बता चुके हैं, जल से आप जो हाइड्रोजन प्राप्त कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा को स्रोत बनाकर, तो उस तरह के हाइड्रोजन के बारे में पहले चर्चा हो चुकी है। अब इस पर नहीं जाएंगे, आगे के बढ़ेंगे। पिंक हाइड्रोजन में कुछ नहीं होता है मित्र। पिंक हाइड्रोजन में अगर आप मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा अगर हाइड्रोजन बनाना चाहते हैं तो यहां पर परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। तो परमाणु ऊर्जा के माध्यम से, अब यहां पे डिपेंड करता है किसके द्वारा किया जा रहा है। यही अगर रिन्यूएबल ऊर्जा है तो नवीकरण, यही रिन्यूएबल ऊर्जा है तो ग्रीन हाइड्रोजन है, यही नवीकरण, यही अगर परमाणु ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है तो पिंक हाइड्रोजन है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, आपको दिमाग ध्यान में रखना पड़ेगा। वहीं दोस्त ब्लू हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एक होता है ब्लू हाइड्रोकार्बन, एक होता है ग्रे हाइड्रोकार्बन। ब्लू और ग्रे में सिर्फ एक ही डिफरेंस हम आपको बता रहे हैं,
आप किसी गैस को ले लीजिए, मान लीजिए CH4 ले लिए, इस गैस से आपने क्या बना लिया, इस गैस से आपने बना लिया मित्र हाइड्रोजन। तो इसका मतलब सर कि हम CNG से हाइड्रोजन ही बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। और यहां इस प्रोसेस में जब आप बनाते हैं ना तो CO2 भी बनता है। अब एक काम कीजिए, जब हम किसी प्राकृतिक गैस को हाइड्रोजन में बनाते हैं और CO2 भी निकलता है, किस प्रक्रिया के द्वारा हम किसी मीथेन या किसी गैस से हाइड्रोजन बनाते हैं? तो एक प्रोसेस है स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग और दूसरा है ऑटोथर्मल रिफॉर्मिंग। तो स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग और ऑटोथर्मल रिफॉर्मिंग ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिससे हम किसी गैस से लगातार हाइड्रोजन फ्यूल का निर्माण करते हैं, और लेकिन इस प्रक्रिया में CO2 निकलता है। CO2 को लेकिन हम वातावरण में नहीं निकलने देते हैं, CO2 को हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन कैप्चर, यूजेज और स्टोरेज के माध्यम से, और इस प्रक्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में नहीं निकलने देते हैं ताकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन ना हो। लेकिन यहीं पर मैं आपको बता दूं, इस मीथेन से हाइड्रोजन और CO2 बनाने के लिए यहां पर कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यहां पर कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और उस ऊष्मा को ही उपयोग कर मीथेन से हाइड्रोजन और CO2 निकलता है। अब सुनिएगा, ब्लू हाइड्रोजन में क्या होता है, ब्लू हाइड्रोजन में हम इस CO2 को अवशोषित कर लेते हैं, वहीं ग्रे हाइड्रोजन में हम इस CO2 को अवशोषित नहीं करते हैं। यही डिफरेंस है, ठीक है। तो दोनों में प्रक्रियाएं वही हैं, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, ऑटोथर्मल रिफॉर्मिंग। सिर्फ डिफरेंस यह है कि ब्लू हाइड्रोजन के केस में हम CO2 को क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कैप्चरिंग कार्बन कैप्चर यूसेज स्टोरेज के माध्यम से, लेकिन वहीं पर ग्रे पर नहीं करते हैं। बाकी वहां पे भी ग्रे हाइड्रोजन में भी स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग और ऑटोथर्मल रिफॉर्मिंग प्रक्रिया का ही उपयोग किया जाता है। तो ग्रे हाइड्रोजन में मैंने आपको बता रहा है, यहां सिर्फ उस CO2 को एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है। येलो हाइड्रोजन क्या होता है, अगर इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया करानी है, मान लीजिए पानी ले लीजिए, जल ले लीजिए, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया कराकर, और यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया कराने के लिए जो ऊर्जा ले रहे हैं, अगर वो सौर ऊर्जा को ले रहे हैं और फिर हाइड्रोजन ईंधन का निर्माण कर रहे हैं, तो यह हाइड्रोजन जो होगा वो पीत हाइड्रोजन या फिर येलो हाइड्रोजन कहलाता है। मित्र, ये चीज ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया बहुत आसानी से हम आपको समझा सकते हैं। मेरे हाथ में एक बोतल है, इस बोतल के अंदर पानी है। एक काम करते हैं, हम बहुत देसी तरीके से आपको समझाते हैं। तार ले लो, तार में एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। इस धनात्मक और ऋणात्मक को लेके इसके अंदर डाल दो और बिजली ऑन कर दो, खट 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 स्पार्किंग हुई। ये जो स्पार्किंग हो रही है दोस्त, उसमें जल के कण हैं जो टूट जा रहे हैं, और ये H2O टूटकर तुम्हारा हाइड्रोजन बनाता है। ये एक इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया है। ये सारी प्रक्रियाएं मैंने अपने लेक्चर नंबर 5 में जो अभी आज मैंने बनाया है और जो मैंने अपलोड किया, आज मैंने डिस्कशन किया है लाइव क्लासेस में अकेडमी में, वहां पे चीजें बताई हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में। क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रोलिसिस में आपको फ्यूल सेल, विदाउट इलेक्ट्रोलिसिस में आपको माइक्रोबियल फ्यूल सेल समझा ही नहीं सकता। माइक्रोबियल फ्यूल सेल वही क्वेश्चन जो 2012 में यूपीएससी पूछता है, और फ्यूल सेल वही क्वेश्चन तो 2015 में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। जब तक क्वेश्चन पेपर नहीं खोलोगे तब तक कुछ भी पढ़ते रहोगे और विज्ञान तकनीकी में घूमते रहोगे। और आगे बढ़ो। अब देखो मित्र, यहां पर मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये ग्रीन हाइड्रोजन है, ये ब्लू हाइड्रोजन है, यहां पर ग्रे हाइड्रोजन है, पिंक हाइड्रोजन है, येलो हाइड्रोजन है। समझिएगा, यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन में रिन्यूएबल ऊर्जा को यूज किया जाता है, जल को इलेक्ट्रोलिसिस कराकर वाटर हाइड्रोजन बनाने के लिए। तो रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या, फोटोवोल्टाइक ले लीजिए, सोलर पैनल, ये ले लीजिए, विंड टर्बाइन ले लीजिए, इनकी मदद से पावर जनरेशन करके बैटरी में स्टोर कर दीजिए, और वहां पर इलेक्ट्रोलिसिस जल को लीजिए, और या जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा। ऑक्सीजन इधर चला गया, हाइड्रोजन इधर जाके आपने हाइड्रोजन स्टोरेज में संग्रहित कर लिया। अब इसी हाइड्रोजन को जाइए अपना यूज कीजिए, ये हो गया ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जो ऊर्जा यूज किए हैं वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, वो क्या था, ये पूरा का पूरा नवीकरणीय ऊर्जा। भैया ये बताओ, फोटोवोल्टाइक्स और विंड टर्बाइन क्या होता है? फोटोवोल्टाइक्स और विंड टर्बाइन पूरी तरह से हरित ये पूरा रिन्यूएबल ऊर्जा है। रिन्यूएबल ऊर्जा के स्रोत को यूज करते हो तो कहलाता है ग्रीन हाइड्रोजन। और वहीं पर अगर आप किसी गैस को ले लीजिए, ठीक है, किसी गैस को लेकर उससे अगर आप हाइड्रोजन निर्माण की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है, तो वो आपका ब्लू हाइड्रोजन है। अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, ये देखो, अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कि वहां पर आप SMR प्रोसेस कर लीजिए, वहां पर ऑटोथर्मल रिफाइनिंग प्रोसेस कर लीजिए। इस प्रोसेस के द्वारा जो हाइड्रोजन बना वो ब्लू हाइड्रोजन है। यहां पर लेकिन गैस का प्रयोग किया जाता है। मीथेन से आपने हाइड्रोजन बना लिया, पता है मीथेन का कैलोरीफिक वैल्यू कम होता है, हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होता है। कितना इंटरेस्टिंग है ना, उस मीथेन के फ्यूल से एक दूसरा मीथेन, एक हाइड्रोजन बना लिया, इसकी ऊर्जा कम है ऊर्जा जनरेट करने की, है ना, इसकी ऊर्जा हाइड्रोजन की ज्यादा है। क्या कमाल की चीज हो रही है, क्या तकनीकी है। एक ही फ्यूल से दूसरा फ्यूल बन रहा है, ऐसी गुणवत्ता कम, ऐसी गुणवत्ता ज्यादा है ऊष्मा जनित करने की। कमाल की चीज है विज्ञान तकनीकी, देखते जाइए मित्र। वहीं दूसरी तरफ हमने ग्रे हाइड्रोजन की भी बात किया था। ग्रे हाइड्रोजन में बस इतना ही है, ब्लू हाइड्रोजन में जो CO2 निकलेगा उसको क्या किया, देखिए CO2 निकल रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है कार्बन कैप्चर द्वारा। लेकिन यहां पर जो CO2 निकल रहा है उसको वातावरण में निकल जाने देते हैं। पिंक हाइड्रोजन में जो है कुछ नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा का यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। और येलो हाइड्रोजन
हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोलिसिस के लिए सबको याद हो चुका होगा, सौर ऊर्जा का प्रयोग कीजिए। अब हम यहाँ आपको लिए चलते हैं असल में क्या होता है 2021 में क्या होता है, हमको आपको यही बता देते हैं। सुन लीजिए 2021 में क्या होता है, 2021 के बजट में निर्मला सीतारमण बोलती हैं कि अक्षय स्रोतों को यानी नवीकरणीय स्रोतों से हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की शुरुआत करनी चाहिए। और वहीं पर उनकी घोषणा हो जाती है, वही हाइड्रोजन एनर्जी मिशन जाकर हजारों वीडियो सैकड़ों वीडियो लोग बनाते हैं, लेकिन इसका बैकग्राउंड जो है वो यहां से शुरू होता है। और यहीं पर आपको बताऊं, इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने हाइड्रोजन पर है ना उत्कृष्टता केंद्र यानी CEOH स्थापित करने के लिए है ना नॉर्वे का ग्रीन स्टेट कंपनी है ना के साथ मिलकर समझौता किया है। तो नॉर्वे और भारत दोनों मिलकर, भारत का कौन, इंडियन ऑयल कारपोरेशन मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर और यहां पर उसको बढ़ावा दे रहा है। हाल ही में आपको बताऊं तो भारत और अमेरिका ने भी मिलकर वित्त जुटाने और हरित ऊर्जा के विकास को गति देने के लिए सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी की शुरुआत की है, जिसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन भी किया जा चुका है। और आज जब तक मैं आपको वीडियो बढ़ा रहा हूं ये टास्क फोर्स क्रियान्वित भी है। वहीं दूसरी तरफ अगर निजी क्षेत्रों में हम बात करें भारत के अंदर क्या हो रहा है, तो भारत के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने कहा है कि स्वच्छ ऊर्जा की तरफ हम जाएंगे। कितना पेट्रोल नेचुरल गैस पे जाएंगे, उसके लिए 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, निवेश की बात हो रही है, जिसमें सौर और हरित हाइड्रोजन शामिल है। यहां पर इन चीजों का प्रयोग किया जाएगा और साथ ही साथ इनका कहना है कि 4 गीगा फैक्ट्रियों का निर्माण भी किया जाएगा, जहां पर कंपनी सोलर, बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन, फ्यूल सेल इन सब चीजों पर महत्ता देगा। अब देखिए पूरा यहां राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और ये भारत के अंदर प्राइवेट कंपनियां मिलकर कितनी अच्छी तरीके से हरित ईंधन की तरफ जा रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन भी एक तरह का हरित ईंधन है। हमें अपने देश का विकास करना है, हमें अपने देश की इकोनॉमी बढ़ानी है, अपने देश का GDP मतलब इकोनॉमी बढ़ानी है, और साथ साथ हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया का पर्यावरण भी सुरक्षित रखना है। इन सब लिहाजों से अगर देखा जाए तो जो तरीका मैंने आपको बताया, जो तकनीकी हमने आपको बताई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, समय के साथ और ज्यादा महत्वपूर्ण होगी दोस्त। अब हम आपको लिए चलते हैं अपने लास्ट फ्री टेस्ट सीरीज के बारे में, जो UPSC CSC के लिए आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करता है, जहां पर डिफरेंट तरह के टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। आप इनको इनरोल कीजिए और हमारा जो पासपोर्ट है रवि UPSC यूज कीजिए, और अगर कहीं फीस आपको लगे तो डालकर रवि UPSC एक्स्ट्रा कंसेशन ले लीजिए। ये देखिए ये कोर्स है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रारंभ हो चुका है, और साइंस टेक्नोलॉजी के जस्ट बाद हम लोग आपसे मिलेंगे पर्यावरण में। 21 दिसंबर से कोर्स लॉन्च है और ये प्लस पर मेरे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं विज्ञान तकनीकी के। ज्वाइन करने के लिए रवि UPSC कोड ज्वाइन कीजिए। ये जो डिफरेंट तरह के कोर्सेज हैं 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, जहां पे NCERT 2022 का आपको कोर्स पूरा मिल जाता है गुरुकुल, और अगर एडवांस लेवल कंप्रीहेंसिव करना चाहते हैं 2022-2023 के UPSC के लिए तो 22 दिसंबर से जो कोर्स प्रारंभ, अभी आपका ज़्यादा कुछ छूटा नहीं है। मिशन लक्ष्य 22 और 23 के ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही साथ किताबें भी आपको मिल जाती हैं। और जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं, ऐसा कौन सा कोर्स है अनअकैडमी का जो जिंदाबाद है, वो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन सब लोग मिलकर बोलो जिंदाबाद। इसमें फायदा क्या होता है, आपको एक मेंटरशिप मिल जाती है, एक शख्स मिल जाता है, एक ट्यूटर मिल जाता है जो आपकी प्लानिंग करता है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस, आपको सब कुछ पूरी जैसा आपको एक अध्यापक आपके अगल बगल होता है उस तरह सपोर्ट मिल जाता है। अनअकैडमी आपको लोन फैसिलिटी भी देती है, 0% इंटरेस्ट, नो प्रोसेसिंग फीस, फ्लेक्सिबल टेन्योर, मिनिमल पेपर वर्क पर ये मिल जाता है। ये आपके प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनको लेने के लिए रवि UPSC कोड ज्वाइन कीजिए। और दूसरी तरफ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन, अगर आप जनरल स्टडी का कोर्स लेना चाहते हैं तो वहां भी आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं मित्र। और तीसरी तरफ आपको बता दूं टेलीग्राम चैनल है जहां पर मेरे PDF अपलोड हैं, चुपचाप जाइए वहां डाउनलोड कीजिए, ज़्यादा लिखने उखने की जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद मत कीजिए। और वहीं दूसरी तरफ हम आपको एक बात और बता दें, ये टेलीग्राम का चैनल है रवि UPSC अनअकैडमी, यहाँ पर जुड़ जाइए। अनअकैडमी पर मेरे जो वीडियोस हैं, जो क्लासेस हैं, liveunacademy.com/रवि पर अवेलेबल हैं। ये पासकोड है रवि UPSC। और चलते चलते मेरी ये बात याद रखना, मुझे सब्सक्राइब, घंटा बजाना, लाइक शेयर करना मत भूलना। इसी PDF के लिए टेलीग्राम पर जाना। और दोस्त चलते चलते अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और मस्त रहिएगा। बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिएगा, छोटों को प्यार देते रहिएगा। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।